Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes। JIGL की क्लास में हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी हमने इंडियन स्टैम्प एक्ट स्टार्ट किया था। इंडियन स्टैम्प एक्ट स्टार्ट किया था जिसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डीड क्या होती है, डॉक्यूमेंट में एंड इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस क्या होता है। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये बातें की थी। आगे ही हम फर्दर अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आगे पढ़ते हैं कि भाई क्या है सेक्शन के अंदर, क्या है एक्ट के इन सेक्शन 4, 5, 6 अभी हम स्टार्ट करेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सबसे पहले हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 4। हमारे पास कौन सा सेक्शन आता है? सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 क्या कहता है कि भाई सिंगल ट्रांजैक्शन अफेक्टेड बाय सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब एक ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है और उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए काफ़ी सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अफेक्ट हुए हैं। मतलब एक ट्रांजैक्शन हुई बट जो डॉक्यूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे वो कितने लगे? 2 लगे मान लो। इस केस में क्या होगा? इस केस में स्टैम्प ड्यूटी कौन से इंस्ट्रूमेंट पे लगेगी? ओनली ऑन द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। जो मेन इंस्ट्रूमेंट होगा, स्टैम्प ड्यूटी ओनली ऑन द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। मान लो भाई 2 चीज़ें थी। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट था कि भाई कोई ट्रांजैक्शन हुई, मान लो कोई किसी मुद्दे से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हुई और उस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी। तो लॉ के अकॉर्डिंग कौन से वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर, क्या आप दोनों डॉक्यूमेंट के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो दोगे स्टैम्प ड्यूटी या एक पे दोगे? तो लॉ कहता है, इंडियन स्टैम्प एक्ट कहता है कि भाई जो मेन इंस्ट्रूमेंट होगा, जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट होगा, सिर्फ उस पे ही स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, दूसरे वाले पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेक्शन 5 हमारे पास आता है। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है मल्टीफरियस इंस्ट्रूमेंट्स। ये कहता है मल्टीफरियस इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मीनिंग क्या है? मल्टीफरियस इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग क्या है? इसका मतलब कि भाई इंस्ट्रूमेंट तो एक लगा है, लेकिन ट्रांजैक्शन 2 हुई है। मतलब आपने 2 ट्रांजैक्शन के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट क्या कर लिया? एग्जीक्यूट कर लिया। तो लॉ कहता है इस सिचुएशन में ड्यूटी जो लगेगी ऑन बोथ इंस्ट्रूमेंट लगेगी, बोथ
ट्रांजैक्शन लगेगी, सॉरी, मतलब जो ड्यूटी का रेट होगा वो दोनों ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगा, दोनों ट्रांजैक्शन पे ही ड्यूटी लगेगी। आपने 2 ट्रांजैक्शन की, लेकिन दोनों ट्रांजैक्शन के लिए आपने कोई एक ही इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट किया, तो दोनों ट्रांजैक्शन के बराबर ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। क्लियर है? पॉइंट नंबर 6, सेक्शन 6, सेक्शन 6। अब बात करते हैं सेक्शन 6 की। अब बात आ जाती है सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 क्या कहता है? मल्टी डिस्क्रिशन इंस्ट्रूमेंट्स। पहला हमने पढ़ा था सिंगल ट्रांजैक्शन अफेक्टेड बाय दिस सेवरल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा हमने पढ़ा मल्टीफरियस इंस्ट्रूमेंट, तीसरा हमारे पास आता है सेक्शन 6 मल्टी डिस्क्रिशन इंस्ट्रूमेंट, मल्टी डिस्क्रिशन इंस्ट्रूमेंट। इस वाले में एक इंस्ट्रूमेंट लगता है, इस वाले में एक इंस्ट्रूमेंट लगता है फॉल अंडर द टू हेड। एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है फॉल अंडर द टू हेड। मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट था और वो 2 क्लासेस के अंदर कवर हो रहा था, 2 हेडिंग के अंदर कवर हो रहा था, तो जिस हेडिंग के अंदर हाईएस्ट रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी होगा, जिस हेडिंग के अंदर हाईएस्ट रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी होगा, उसी रेट पे क्या आपको पे करना पड़ेगा ड्यूटी। समझोगे? तो भाई ये होता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। भाई कई बार एक इंस्ट्रूमेंट को किसी एक ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांजैक्शन अफेक्टेड बाय द सेवरल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आप जो मेन आपका इंस्ट्रूमेंट है उसी के ऊपर क्या दोगे, स्टैम्प ड्यूटी पे करके यहाँ पर चलोगे। दूसरा आपका आता है मल्टीफरियस इंस्ट्रूमेंट्स। मल्टीफरियस इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है और 2 क्या होती है, ट्रांजेक्शन्स होती है, कि 2 ट्रांजेक्शन्स के लिए आपने एक ही इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट कर लिया है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो दोनों ही ट्रांजेक्शन से रिलेटेड स्टैम्प ड्यूटी होगी, दोनों पे करके यहाँ पर चलोगे। एक होता है मल्टी डिस्क्रिशन इंस्ट्रूमेंट। भाई एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा था जो एक से ज़्यादा हेडिंग, मतलब 2 हेडिंग में फॉल कर रहा था, 2 हेडिंग में था, तो आप कौन से हेडिंग की स्टैम्प ड्यूटी लोगे, जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी होगा। क्लियर है? अब आता है मोड ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, सेक्शन 10। सेक्शन 10 मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। सेक्शन 10 मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी 2 तरीकों से पे की जाती है। पहला एडहेसिव स्टैम्प ड्यूटी। एडहेसिव स्टैम्प, एडहेसिव स्टैम्प का जो सेक्शन है वो सेक्शन 11 है। पहला स्टैम्प ड्यूटी कैसे पे की जाती है, एडहेसिव स्टैम्प। दूसरा इम्प्रेस्ड स्टैम्प, सेक्शन 30। एडहेसिव स्टैम्प, इम्प्रेस्ड स्टैम्प। एडहेसिव स्टैम्प क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, सेक्शन 11। एडहेसिव स्टैम्प क्या होता है वो किसमें बताया है, वो बताया गया है सेक्शन 11 के अंदर। एडहेसिव स्टैम्प होता क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ऊपर एडहेसिव स्टैम्प लगती है। द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, the following instruments may be stamped, the following instrument may be stamped with
एडहेसिव स्टैम्प निम्नली। कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ऊपर एडहेसिव स्टैम्प लगती है? पहला, इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी नोट एक्सेडिंग 10 पैसा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो चार्जेबल विद ड्यूटी होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो चार्जेबल विद ड्यूटी होते हैं, चार्जेबल विद ड्यूटी नोट एक्सीडिंग 10 पैसा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट कि भाई जिन पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो 10 पैसे से ज़्यादा नहीं लगती, उस पर एडहेसिव स्टैम्प लगता है। एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज को छोड़ के, एक्सचेंज एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। ये कहना चाह रहा है कि भाई ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिन पर स्टैम्प ड्यूटी का रेट 10 पैसे से ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज को छोड़ के, जो पेबल है अदरवाइज देन ऑन डिमांड। दूसरा, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया। कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है या कोई प्रोमिसरी नोट है, उस पर भी क्या लगेगा? एडहेसिव स्टैम्प लगेगा। तीसरा, नोटरल एक्ट। एंड चौथा, इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी। चौथा कौन सा? इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। इसे बोला जाता है, इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या लगता है? एडहेसिव स्टैम्प लग के यहाँ पर चलती है। दो तरीके से स्टैम्प ड्यूटी पे की जाती है। एक तरीका होता है एडहेसिव स्टैम्प, एक तरीका होता है इम्प्रेस स्टैम्प। एडहेसिव स्टैम्प कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे लगती है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट 10 पैसे से ज़्यादा नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट, नोटेरियल एक्ट, या फिर इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो ये वाली चीजें होती हैं। ये वाली चीजें होती हैं एडहेसिव स्टैम्प। अब एडहेसिव स्टैम्प क्या होता है? एडहेसिव स्टैम्प भाई ऐसी स्टैम्प जो क्या की जाती है, एक अमाउंट होता है। मान लो आपको कहीं स्टैम्प पे करने हैं, तो वो स्टैम्प आप एक टिकट की फॉर्म की तरह होती है, जिसको आप अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या कर देते हो? एडहेसिव चिपका देते हो, है ना भाई। स्टैम्प को स्टक करना, स्टैम्प को लगाना अपनी उस पे, किस पे? इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। टिकट की तरह होता है, जैसे पोस्ट की स्टैम्प नहीं होती, पोस्ट के ऊपर स्टैम्प लगी होती है, इसी तरह से क्या होती है? वो स्टैम्प होती है जो क्या लगी होती है, एकदम से डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा दी जाती है। दैट इज कॉल्ड एडहेसिव स्टैम्प। एडहेसिव स्टैम्प जब आप चिपकाते हो, एडहेसिव स्टैम्प रेफर टू द स्टैम्प स्टक ऑन द डॉक्यूमेंट। लिखो क्या होता है एडहेसिव स्टैम्प, मीनिंग क्या होता है एडहेसिव स्टैम्प का, वो मैं आपको बताता हूँ।
एडहेसिव स्टैम्प का मीनिंग क्या होता है वो लिखो। एडहेसिव स्टैम्प, एडहेसिव स्टैम्प means, adhesive stamp means stamp stuck on the इंस्ट्रूमेंट। ऐसी स्टैम्प जिसको इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या किया जाता है, चिपका दिया जाता है ना। वो टिकट की फॉर्म में जो होती है उसको क्या कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। आफ्टर द रिक्वायर्ड स्टैम्प ड्यूटी हैज बीन, आफ्टर द रिक्वायर्ड स्टैम्प ड्यूटी हैज बीन पे। जब एक बार आप अमाउंट पे कर देते हो, अमाउंट पे करने के बाद आपको क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी का क्या मिलता है, टिकट मिलता है ना। जो वो टिकट मिलता है उस छोटे से उसको टिकट को, जैसे पोस्ट की उस पर लगा होता है, उसको क्या करते हो आप, उसको क्या करते हो आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर चिपका देते हो। उसे बोलते हैं एडहेसिव स्टैम्प, एडहेसिव स्टैम्प। और उन स्टैम्प का कैंसिल करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने चिपकाई और उसको आप कैंसिल कर दोगे, तो उसको क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। एडहेसिव स्टैम्प मीन स्टैम्प स्टक या फिर अफिक्स, अफिक्स, ठीक है ना। कि भाई ऐसी स्टैम्प जो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर क्या कर दी जाती है, अफिक्स कर दी जाती है, चिपका दी जाती है, उसे बोला जाता है एडहेसिव स्टैम्प। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैंसलेशन ऑफ, कैंसलेशन ऑफ एडहेसिव स्टैम्प। एडहेसिव स्टैम्प को कैंसिल कैसे किया जाता है, सेक्शन है ये 12। एडहेसिव स्टैम्प को कैंसिल कैसे किया जाता है उसकी बात करते हैं। when the adhesive stamp, when the adhesive stamp affixed on, affixed at the affixed on the instruments, when the stamp duty, when the adhesive stamp affixed at the instrument, then it shall be, it shall be cancelled, it shall be cancelled। ये कहना चाह रहा है कि भाई एक बार जब आप एडहेसिव स्टैम्प को इंस्ट्रूमेंट पे चिपका दोगे तो उसको कैंसिल करना भी मैंडेटरी है। सेक्शन 12 प्रोवाइड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ एडहेसिव स्टैम्प एट द टाइम द स्टैम्प इज affixed if the instrument already been executed or are at the time of execution। ये कहना चाह रहा है कि जब आप स्टैम्प ड्यूटी को अफिक्स करोगे एट द टाइम ऑफ अफिक्सेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन, अफिक्सेशन ऑफ स्टैम्प ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, आप क्या करोगे, एडहेसिव स्टैम्प को कैंसिल करोगे। अब कैंसिल क्यों किया जाता है, ताकि क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ कैंसिलेशन इज टू प्रिवेंट द सेम स्टैम्प टू बी यूज अगेन। पर्पस क्या है इसका, पर्पस क्या है स्टैम्प ड्यूटी को कैंसिल करने का, द ऑब्जेक्ट ऑफ कैंसिलेशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ कैंसिलेशन is to prevent the same stamp to be used again, to be used again।
भाई आपका क्या मतलब, क्या किस लिए है ये कैंसलेशन, क्या मतलब क्या है एडहेसिव स्टैम्प का? कैंसलेशन का पर्पस है कि भाई आप उस स्टैम्प को कि दोबारा से यूज ना कर पाओ। एक एक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक ही स्टैम्प यूज होती है और उसको कैंसिल करना बहुत जरूरी होता है ताकि आप उसको दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज ना कर पाओ। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। सेक्शन 12 further provide that whoever affix any adhesive stamp on instrument chargeable with duty which has been executed by any person shall, when affixing stamp, cancel the stamp by writing on all across the stamp his name or initial of his the firm along with the date or in any other effectual manner. Whoever executes any instrument or paper bearing adhesive stamp shall at the time of execution cancel the same. ये कहना चाह रहा है कि भाई मैनर क्या होगा, मैनर क्या होगा कैंसलेशन का। एडहेसिव स्टैम्प को कैंसिल करने का मैनर क्या होगा? जैसे ये स्टैम्प है, आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर इस तरह से वो टिकट चिपका रखी है स्टैम्प की, उसको आप कैंसिल कैसे करोगे? मैनर क्या होगा कैंसिल करने का? ये कहता है कि हूएवर, किसी ने भी अफिक्स की है कोई भी एडहेसिव स्टैम्प ऑन एनी इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी which have been executed by person shall affixing such stamp cancel the same by writing on all across the stamp his name and initial of his firm। वो मतलब क्या करेगा? अक्रॉस अपने इसके ऊपर क्या करेगा? साइन इनिशियल करेगा, अपनी फॉर्म के इनिशियल करेगा और उस पर क्या करेगा? प्रॉपरली क्या मेंशन करेगा? नाम मेंशन करेगा अपनी फॉर्म का। समझ आ गई? अपना नाम और उसका एक इफेक्चुअल मैनर में, या फिर उसको कैंसिल करेगा इस तरह से, कांटा मारेगा उसके ऊपर, इस तरह से कांटा मार देगा। तो इस तरह से एक इफेक्चुअल मैनर में उसको क्या करेगा? कैंसिल करेगा, सो दैट कि उसको दोबारा यूज ना किया जाए। इफेक्चुअल मैनर ऑफ कैंसिलेशन। इफेक्चुअल मैनर ऑफ कैंसिलेशन क्या होते हैं? इफेक्चुअल मैनर ऑफ कैंसिलेशन क्या होते हैं? इफेक्चुअल मैनर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ स्टैम्प क्या होते हैं? ड्रॉइंग आ सोलिटरी का मतलब सिंगल लाइन। ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई स्टैम्प है, स्टैम्प पे आप सिंगल लाइन भी मार दोगे, वो भी क्या होता है? आपकी मानी जाएगी, स्टैम्प जो है कैंसिल हो गई है। ड्रॉइंग आ सोलिटरी मतलब सिंगल लाइन अक्रॉस दी स्टैम्प। स्टैम्प पर आप क्या करोगे? सिंगल लाइन लगा के यहाँ पर चलोगे। दूसरा क्या होता है? ड्रॉइंग आ डायगोनल लाइन। ड्रॉइंग आ diagonal line across the stem with the end extending on paper or instrument. It may be noted that any instrument bearing an adhesive stamp which have not cancelled shall be deemed to be unstamped। मतलब अगर आपने किसी स्टैम्प को कैंसिल नहीं किया, मैं मान लो ये स्टैम्प है, या तो सिंगल लाइन करोगे या फिर डबल लाइन से आप क्या करोगे? डबल लाइन करोगे। जब तक आप किसी स्टैम्प को कैंसिल नहीं करेंगे, मान के चला जाएगा इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत कि भाई वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? वो अनस्टैम्प है। कैंसिलेशन करना स्टैंपिंग की बहुत जरूरी है। समझ आ गई? कैंसिलेशन करना एक स्टैम्प की बहुत जरूरी है, उसमें ये बोल के चल रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करते हैं, आगे क्या कहना चाह रहा है। अब आता है हमारे पास जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में क्या क्या बोला गया है। केस आया था, किसका केस था ये, महादेव कोयरी, महादेव कोयरी वर्सेस शिवराज राम तेली, शिवराज राम तेली का केस था। क्या बोला इन्होंने, इट वॉज हेल्ड दैट स्टैंप में बी ट्रीटेड हैज हैविंग बीन इफेक्टिवली कैंसल बाय मेयरली ड्रॉइंग अ लाइन अक्रॉस इट। मतलब इस केस में ये बोला गया, इट वॉज हेल्ड दैट a stamp may be treated as having been effectively cancelled by merely drawing a line लाइन अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, स्टैंप पर अगर आप एक लाइन भी लगा रहे हो तो हम मान लेंगे कि वो क्या है, कैंसल कर दी गई है। समझ आ गई। महादेव कोरी वर्सेस शिवराज राम तेली के केस में ये बोला गया था कि भाई आप स्टैंप के ऊपर, मान लो इंस्ट्रूमेंट पे आपने कोई डॉक्यूमेंट पे स्टैंप लगाई और उसको आप ऐसे कैंसिल भी कर रहे हो मेयरली लाइन लगा के, उसको बोला जाएगा कि आप उसको क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। समझ आ गई, क्लियर है। दूसरा केस आया था हमारे पास हफीज अल्लाह बख्श वर्सेस दोस्त मोहम्मद। दूसरा केस हमारे पास आया था हफीज अल्लाह बख्श वर्सेस दोस्त मोहम्मद। ये क्या कहना चाह रहा था, ये क्या कहना था, इसकी बात करते हैं। It was held that if it is possible to use stamp a second time in spite of line being drawn across it, there is no effectual cancellation। ये कहना चाह रहा है, हफीज अल्लाह बख्श वर्सेस दोस्त मोहम्मद का केस आया था कि अगर इफ इट was held that, भाई लाइन मतलब आपने क्या किया, आपने स्टैंप को कैंसिल भी कर दिया, लेकिन आप कैंसिलेशन के बाद भी अगर उसको यूज कर रहे हो, मतलब अगर उसको यूज करना पॉसिबल है दूसरी बार किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो हम मानेंगे कि भाई वो जो पहले वाले इंस्ट्रूमेंट पे स्टैंप लगी थी वो इफेक्चुअल स्टैंप नहीं थी, वो इफेक्चुअल कैंसिलेशन नहीं थी। इट वॉज हेल्ड दैट इफ इट इज possible to use a stamp a second time, अगर किसी स्टैंप को सेकेंड टाइम यूज करना पॉसिबल है, इन स्पाइट ऑफ लाइन बीइंग ड्राइन अक्रॉस इट, चाहे आपने लाइन भी लगाई थी फिर भी उसको यूज करना, मान लो आपने लाइन लगा के उसको कैंसिल भी किया था बट फिर भी पता नहीं कैसे आप उसको सेकेंड टाइम यूज कर पा रहे हो, तो भाई हम मान के चलेंगे जो आपने लाइन लगाई थी पहले वाले डॉक्यूमेंट पे वो ढंग से नहीं लगाई थी, तो उसको बोलेंगे देयर इज नो इफेक्चुअल कैंसिलेशन, देयर इज नो इफेक्चुअल कैंसिलेशन, ये मान के चलेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो इफेक्चुअल कैंसिलेशन। अब आगे आते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे केस पे आते हैं। मेलाराम वर्सेस ब्रिजलाल।
मेलाराम वर्सेस ब्रिजलाल, ये क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। ये कहता है इट वॉज हेल्ड दैट a very effective method of cancellation is drawing a diagonal line. It was held that a very effective method of cancellation is the drawing of diagonal line। अगर आप कोई diagonal line मतलब ड्यूअल लाइन, एक तरह से इस तरह से अगर आप स्टैम्प पे डबल लाइन लगा रहे हो, है ना, तो उसको बोला जाएगा क्या, उसको बोला जाएगा कि ये इफेक्टिव कैंसिलेशन है। इट वॉज हेल्ड दैट अ वेरी इफेक्टिव मैनर, ये मेलाराम वर्सेस ब्रिजलाल का केस है। इट वॉज हेल्ड दैट a very effective method of cancellation is drawing a diagonal line across the stamp। भाई आप स्टैम्प पर अगर diagonal line क्या कर रहे हो, लगा रहे हो, with and extending on the paper। अगर आप उस मतलब मान लो ये पूरा पेपर था, ये पूरा क्या था, पेपर था, यहाँ पे आपने स्टैम्प लगाई और इसको यहाँ से शुरू करके आप इस तरह से कैंसिल कर रहे हो, मान लो 2 लाइनें लगा के इसको कैंसिल कर रहे हो और पेपर तक उस लाइन को लेके जा रहे हो, तो ये क्या है, इफेक्टिव कैंसिलेशन माना जाएगा। दैट्स कॉल्ड इफेक्टिव कैंसिलेशन। इफेक्टिव कैंसिलेशन क्लियर है। इफेक्टिव कैंसिलेशन अ क्रॉस मार्क बाय एन इलिटरेट पर्सन, a cross marks by an illiterate person indicating his acknowledgement was held to be an effective cancellation। पोल की साई वर्सेस बलाई हाजम। मान लो एक स्टैम्प पेपर थी, एक स्टैम्प थी और उसके ऊपर आपने क्रॉस लगा दिया, कांटा मार दिया, कोई अनपढ़ आदमी ने स्टैम्प के ऊपर कांटा मार दिया और वो क्या कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि भाई ये मैंने क्या किया है, कैंसिल किया है, तो इस चीज में माना जाएगा इट वॉज हेल्ड टू बी अ इफेक्टिव कैंसिलेशन ऑफ स्टैम्प। तो ये क्या है, एडेसिव स्टैम्प को कैंसिल करने के तरीके हैं कि भाई एडेसिव स्टैम्प को किस तरह से कैंसिल किया जाता है। समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है इम्प्रेस स्टैम्प क्या होता है। अब हमारे पास बात आती है इम्प्रेस स्टैम्प की। इम्प्रेस्ड स्टैम्प क्या होती है, इम्प्रेस स्टैम्प डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 क्लोज 30 बात करता है इम्प्रेस स्टैम्प की। इम्प्रेस स्टैम्प की डेफिनेशन क्या है, इम्प्रेस स्टैम्प मीन्स स्टैम्प इज इम्प्रेस्ड ऑन द paper by mechanical means। These are the stamp paper we purchase from the stamp vendor। जैसे स्टैम्प पेपर होते हैं 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, जैसे स्टैम्प पेपर होते हैं ना, तो स्टैम्प पेपर को मैकेनिकल मीन्स के थ्रू क्या कर दिया जाता है, इम्प्रेस कर दिया जाता है। जैसे स्टैम्प पेपर होते हैं 100 रुपए 20 रुपए का स्टैम्प पेपर, जैसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उसके ऊपर लिखा होता है 100 रुपए 200 रुपए, वो होते हैं इम्प्रेस स्टैम्प। इम्प्रेस स्टैम्प मीन्स स्टैम्प इज impressed on the paper by mechanical मशीन के द्वारा, मैकेनिकल चीज के द्वारा, किसी प्रिंट के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, इम्प्रेस कर दिया जाता है किसी पेपर के ऊपर। जिस फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प पेपर, जो स्टैम्प पेपर होते हैं
उस पे कौन सी स्टैंप लगी होती है? इम्प्रेस स्टैंप लगी होती है, इम्प्रेस स्टैंप। इम्प्रेस स्टैंप मीन्स लेबल अफिक्स्ड and impressed by the proper officer and stamp embossed or engraved on the paper. Impress stamp का मतलब क्या होता है? impress stamp का मतलब होता है या तो कोई लेबल था, लेबल क्या हुआ? अफिक्स किया गया, लेबल अफिक्स्ड एंड impressed, लेबल अफिक्स्ड एंड impressed by the proper officer. या फिर स्टैंप एम्बोस्ड और एंग्रेव्ड, स्टैंप या तो आपने एम्बोस्ड की है, उस पर लगाई है प्रॉपर अच्छे से, या एनग्रेव्ड की है, मतलब उस पेपर के ऊपर ही क्या किया हुआ है, उसको एंग्रेव्ड किया हुआ, छपा हुआ, स्टैंप पूरा छपा हुआ, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, पेपर पे ऑलरेडी मशीन के थ्रू उसमें स्टैंप छपा हुआ है, कोई लेबल लगा हुआ है ऑलरेडी, उसको बोला जाता है इम्प्रेस्ड स्टैंप। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। एक केस स्टडी हमारे पास आई थी, गंगा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, गंगा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये केस स्टडी हमारे पास आई थी। एज पर दिस केस स्टडी क्या हुआ, बात करते हैं। द रूल फ्रेम अंडर दिस एक्ट, ये कहना चाह रहा है द रूल फ्रेम अंडर दिस एक्ट मतलब स्टैंप एक्ट invariably prescribe to what document impressed stamp are to be used. The term include both a stamp impressed by the collector and also a stamp embossed on stamp paper. Special adhesive stamps are labels. ये कहना चाह रहा है कि भाई इम्प्रेस स्टैंप क्या होती है, what document impress stamps are to be used. ये कहना चाह रहा है कि द टर्म इंक्लूड बोथ स्टैंप इम्प्रेस्ड बाय द कलेक्टर एंड ऑल्सो अ स्टैंप इम्पोज्ड, इसके अंदर दोनों आते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं कि इम्प्रेस स्टैंप के अंदर क्या आता है भाई, इम्प्रेस स्टैंप इंक्लूड बोथ, लिखो इम्प्रेस स्टैंप इंक्लूड, इम्प्रेस्ड स्टैंप इंक्लूड, इम्प्रेस स्टैंप इंक्लूड क्या, इसमें क्या क्या आएगा, इम्प्रेस स्टैंप इंक्लूड बोथ स्टैंप इम्प्रेस बाय कलेक्टर, स्टैंप इम्प्रेस्ड बाय द कलेक्टर एंड also a stamp embossed on stamp paper and also a stamp embossed on stamp paper. स्पेशल एडहेसिव स्टैंप क्या होते हैं, लेबल होता है, तो ये उसकी बात करके यहाँ पर चलता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये याद कर लेना, समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ स्टैंपिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, टाइम ऑफ स्टैंपिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट किस टाइम, टाइम ऑफ स्टैंपिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स,
टाइम ऑफ स्टैंपिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पढ़ते हैं पहले सेक्शन 17, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट इन इंडिया। इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। इंडिया में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो इंडिया में कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो स्टैंप ड्यूटी कब लगेगी? स्टैंप ड्यूटी बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। लिखो टाइम ऑफ स्टैंप ड्यूटी क्या होगा? बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा? स्टैंप ड्यूटी लग के यहाँ पर चलेगी एज पर सेक्शन 17। एज पर सेक्शन 17 क्या कहना चाह रहा है कि भाई टाइम ऑफ स्टैंपिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या कहना चाह रहा है? सेक्शन 17, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया मीन्स डॉक्यूमेंट स्टैम्प बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है। दूसरी चीज, सेक्शन 18। सेक्शन 18 कहता है डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया। डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया। अगर कोई डॉक्यूमेंट था जो आउट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट स्टैंप होगा, वो डॉक्यूमेंट स्टैंप्ड होगा विद इन 3 months of it is received in India। within 3 months of it is received in India। जब वो इंडिया में आ जाएगा, इंडिया में आने के 30 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर वो क्या होगा? एग्जीक्यूट, वो स्टैंप होगा। पहला केस कि भाई अगर डॉक्यूमेंट आपका, अगर इंस्ट्रूमेंट आपका एज पर सेक्शन 17 इंडिया के अंदर क्या हुआ है? एग्जीक्यूट हुआ है, तो वो कब स्टैंप होगा? या तो एग्जीक्यूशन से पहले या एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। लेकिन आउटसाइड इंडिया हुआ है तो विद इन 3 months ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। तीसरा सेक्शन 90 इंपॉर्टेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट ड्रॉन आउट ऑफ इंडिया। कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज था, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज था या कोई भी प्रोमिसरी नोट, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज था या कोई भी प्रोमिसरी नोट था जिसको ड्रॉन किया गया है आउट ऑफ इंडिया, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो बाय द फर्स्ट होल्डर इन इंडिया बिफोर प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट और एंडोर्समेंट इन इंडिया। कहना चाह रहा है बाय द फर्स्ट होल्डर, बाय द फर्स्ट होल्डर इन इंडिया बिफोर प्रेजेंटेशन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इंडिया के अंदर जो भी उस बिल ऑफ एक्सचेंज का या जो भी उस प्रोमिसरी नोट का फर्स्ट होल्डर होगा तो भाई वो क्या करेगा? स्टैंप करवाएगा। और कब करवाएगा? बिफोर प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट और एंडोर्समेंट इन इंडिया। ये कहना चाह रहा है कि वो बिफोर प्रेजेंटेशन, बिफोर प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस, बिफोर प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस, या फिर बिफोर पेमेंट
या फिर बिफोर एंडोर्समेंट इन इंडिया, एंडोर्समेंट इन इंडिया। तो ये चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, ध्यान करनी है। क्लियर है? ये है हमारे पास कौन सा, टाइम ऑफ स्टैंपिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। द टाइम ऑफ स्टैंपिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, टाइमिंग क्या होगी आपके इंस्ट्रूमेंट को स्टैंप करने की। द टाइम ऑफ स्टैंपिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। आगे बात करते हैं। अब आता है वैल्यूएशन फॉर ड्यूटी। एक स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यूएशन फॉर ड्यूटी। अब हमारे पास आता है वैल्यूएशन फॉर ड्यूटी। सेक्शन 20 से लेके जो सेक्शन 26 है वो बात करता है कि भाई आप स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू कैसे निकालोगे। पहला केस हमारे पास आता है सेक्शन 20। सेक्शन 20, वैल्यू ऑफ अमाउंट इज एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी। मान लो अगर आपका वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ अमाउंट अगर किसमें है, इज एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के अंदर क्या है, एक्सप्रेस है। अगर मान लो आपका वैल्यू ऑफ अमाउंट जो है करेंसी का, वो किसमें बता रखा है, जो वैल्यू ऑफ अमाउंट है उसको फॉरेन करेंसी में बता रखा है। तो वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज चार्जेबल विद एड वैल्यूरम ड्यूटी। एड वैल्यूरम का मतलब क्या होता है कि वैल्यू पे डिपेंड करती है, कि भाई जहां पर आपका इंस्ट्रूमेंट एड वैल्यूरम ड्यूटी के ऊपर क्या है, चार्जेबल है। द एट द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी या ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी एक्सप्रेस इन द फॉरेन करेंसी, सच ड्यूटी शैल बी कैलकुलेटेड on the value of such money in currency of India according to the current rate of exchange on the date of instrument at the date of instruments। ये कहना चाह रहा है कि भाई where an instrument is chargeable with ad valorem ड्यूटी। जहां पे आपका जो डॉक्यूमेंट है, जहां पे आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो चार्जेबल है किस पे, एड वैल्यूरम ड्यूटी पे, एट द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, जहां पर आपकी स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू किस पे बेस है, किसी प्रॉपर्टी पे बेस है या फिर किसी ट्रांजैक्शंस पे बेस्ड है, और जिसको एक्सप्रेस किया गया है फॉरेन करेंसी के अंदर, तो उस टाइम द सच ड्यूटी शैल बी कैलकुलेटेड। उस ड्यूटी को, स्टैंप ड्यूटी को किस रेट पे कैलकुलेट करोगे, स्टैंप ड्यूटी shall be calculated on the value of money in the currency of India। इंडियन करेंसी में आप उसको किस वैल्यू पे कैलकुलेट करके यहाँ पर चलोगे, तो आप कौन सा एक्सचेंज रेट लेके चलोगे, भाई जिस दिन डॉक्यूमेंट जो हुआ, जो डॉक्यूमेंट की जो डेट होगी उस दिन का जो कन्वर्जन रेट होगा, एक्सचेंज रेट होगा, तो उस रेट पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को लेके यहाँ पर चलेंगे। The central government may at the time prescribe a rate of exchange for the value में foreign currency Indian currency for the purpose of calculating। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेट ऑफ एक्सचेंज प्रिस्क्राइब कर सकती है। समझ आ गया? ये कहना चाह रहा है कि भाई मान लो आपका कोई डॉक्यूमेंट था, यहाँ पे एग्जांपल से लेके चलते हैं तो आपको और क्लियर होगा। भाई आपकी मान लो इस केस में क्या है, जहां पर आपका जो स्टैंप ड्यूटी है ना,
वो किसके ऊपर बेस है? वो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी या फिर ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस्ड है, ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस्ड है। और ट्रांजैक्शन क्या थी? किसी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी, मनी से रिलेटेड, जिसको फॉरेन करेंसी में बताया गया। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर कौन सी स्टैंप ड्यूटी लगेगी? सच ड्यूटी शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ सच मनी इन द करेंसी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द करंट रेट। मान लो जिस दिन इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बना, मतलब जिस दिन डॉक्यूमेंट बना 5 तारीख थी, 5 जून 2023। आज कितनी है? आज अगस्त में है, हम अगस्त 2023। तो भाई जिस दिन डॉक्यूमेंट बना उस दिन का जो क्या होगा? एक्सचेंज रेट होगा। उस दिन के एक्सचेंज रेट से आप मान लो ये कितने डॉलर में आपने ट्रांजेक्शन की थी? ये आपने ट्रांजेक्शन की थी $10,000, $10,000 में। उस दिन का एक्सचेंज रेट मान लो था 82 रुपये। तो 82 से कैलकुलेट करोगे 8,20,000। 8,20,000 की आपकी वो थी वैल्यू। इस पे आप क्या लगाओगे? इस स्टैंप ड्यूटी लगा के यहाँ पर चलोगे। समझ आ गई? क्लियर? मतलब जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट बना, जो भी डॉक्यूमेंट की डेट जो आपकी होगी, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपका होगा, इंस्ट्रूमेंट जो होगा, उस डेट का जो एक्सचेंज रेट होगा वही रेट आप कैलकुलेट, उस रेट के पे ही आप क्या करोगे? स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट करके यहाँ पर चलेंगे। समझ आ गई? उस एक्सचेंज रेट से वैल्यू कैलकुलेट करोगे और वही आपकी वैल्यू उस बनेगी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टैंप ड्यूटी। समझ आ गई? क्लियर है? दूसरा हमारे पास आता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। दूसरा हमारे पास आता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, where instrument is chargeable with ad valorem duty in respect of any share or any marketable security such as debenture, bond. Such duty shall be calculated on the value of such share and security on the average price of the value of the date of the value of the day of the date of the instrument। ये कहना चाह रहा है कि भाई जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ उस दिन जो भी वैल्यू आपकी एवरेज वैल्यू जो भी होगी आपके इंस्ट्रूमेंट की, उसी वैल्यू पे आप क्या करोगे? स्टैंप ड्यूटी पे करके यहाँ पर चलोगे। भाई मान लो एवरेज वैल्यू जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट की होगी, जो भी एवरेज वैल्यू आपके इंस्ट्रूमेंट की होगी, मान लो शेयर की कोई वैल्यू एवरेज वैल्यू थी, है ना? जिस दिन आपका इंस्ट्रूमेंट जो भी डेट होगी आपके इंस्ट्रूमेंट, जिस दिन आपने सिक्योरिटी परचेज की, उस दिन जो भी उसकी एवरेज वैल्यू होगी उसी वैल्यू के ऊपर आप क्या करोगे? कैलकुलेट करके यहाँ पर चलोगे। समझ आ गई? उसी वैल्यू पे आप क्या करके चलोगे? कैलकुलेट करके यहाँ पर चलोगे। जिस दिन आपने सिक्योरिटी परचेज की होगी और सिक्योरिटी पे आप मान लो जिस दिन भी आपने सिक्योरिटी ली होगी, है ना, तो सिक्योरिटी की वैल्यू मान लो जिस दिन भी, मान लो जिस डेट पे भी आपने ली होगी उसकी वैल्यू पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपने ट्रांसफर की, और ट्रांसफर पर हमेशा क्या होता है? स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो जिस डेट पे आपने जिस दिन आपकी डीड बनी होगी, तो डीड पे जो डेट होगी उस डेट की वैल्यू आप लोगे और उस डेट की वैल्यू पे ही स्टैंप ड्यूटी यहाँ पर लगेगी, एवरेज वैल्यू। समझ आ गई? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज और एवरेज प्राइस, where instrument contain a statement of exchange rate or average price as the case may be, and is stamped with such statement, it shall be presumed until the contrary is to be proved duly stamped। ये कहना चाह रहा है कि भाई इफेक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एवरेज प्राइस, कि जहां पर वेयर एन इंस्ट्रूमेंट कंटेन स्टेटमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ और एवरेज प्राइस, जहां किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट लगी है या फिर एवरेज प्राइस है, तो हैज द केस मे बी, और वो स्टैंप है, एंड इज स्टैम्प विद सच स्टेटमेंट, इट शैल बी प्रिज्यूम अंटिल द कंट्रारी इज प्रूव्ड
उसको हम क्या मानेंगे, ड्यूली स्टैम्प मानेंगे। उसको क्या मानेंगे, ड्यूली स्टैम्प मानेंगे। भाई मान लो आपका कोई इंस्ट्रूमेंट था जहां पर क्या है, एक्सचेंज रेट है या एवरेज प्राइस है, और वो स्टेटमेंट क्या है, प्रॉपरली क्या है, स्टैम्प है। तो जब तक कि कोई कंट्रारी प्रूव ना हो जाए उस स्टेटमेंट को क्या माना जाएगा, ड्यूली स्टैम्प माना जाएगा। समझ आ गई, उसको क्या माना जाएगा, ड्यूली स्टैम्प माना जाएगा। अब आता है सेक्शन 23, द प्रिंसिपल अंडरलाइंग। सेक्शन 23 की बात करते हैं। सेक्शन 23, इंस्ट्रूमेंट रिजर्विंग इंटरेस्ट, इंस्ट्रूमेंट रिजर्विंग इंटरेस्ट। सेक्शन 23, प्रिंसिपल अंडरलाइंग सेक्शन 23 is that stamp duty is ad valorem in the sum actually due at the date of execution of instrument under consideration. Additional amount that may be occur in future in form of interest is not to be taken into account. ये कहना चाह रहा है कि भाई जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो सिर्फ किस पे लगती है, जो भी कंसिडरेशन का अमाउंट होता है। अगर कोई एडिशनल अमाउंट है, इंटरेस्ट का कोई अमाउंट है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसके ऊपर स्टैम्प नहीं लगती। समझ आ गई, एडिशनल अमाउंट के ऊपर स्टैम्प नहीं लगेगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो प्रिंसिपल कंसिडरेशन होता है, सिर्फ उसी पे ही स्टैम्प लग के ऊपर चलेगी। क्लियर है। अब हमारे पास आगे आता है who should pay the stamp duty. Who should pay the, भाई स्टैम्प ड्यूटी किसको पे करनी चाहिए, हु शुड पे द स्टैम्प ड्यूटी। प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो प्रोमिजरी नोट को बनाता है या बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है, वो क्या करेगा, पे करेगा। इन केस ऑफ मॉर्गेज डीड, मॉर्गेज डीड के केस में मॉर्गेजर पे करेगा स्टैम्प ड्यूटी। इंश्योरेंस के केस में इंश्योरर पे करेगा। कन्वेंस के केस में ट्रांसफरी पे करेगा। लीज के केस में लीजी पे करेगा। और इन केस में पार्टीशन डीड, पार्टी टू पार्टीशन हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द प्रॉपर्टी। वही पार्टीशन के केस में अगर जिनका जो भी शेयर है, तो पार्टी जो है क्या करेंगी, स्टैम्प ड्यूटी पे करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। अभी के लिए हमारे पास इतना ही है इसमें।